हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुरुद से। आज हम एमए सोशलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के पेपर सोशलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत यूनिट 5 में आपको पढ़ना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लिंग भेदभाव, जिस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने इसी तरह के सेंसिटिव विषयों पर आपके साथ चर्चा की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लिंग भेदभाव क्या है। वास्तव में अगर हम समाज के संदर्भ में व्याख्या करें तो स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज की आधारशिला है, किंतु यह देखने में आता है कि विभिन्न लिंगियों के बीच सामाजिक पक्ष के संदर्भ में जेंडर की अवधारणा का उपयोग किया जाने लगा है, क्योंकि वास्तव में जेंडर का निर्धारण जैविक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में समाज वैज्ञानिकों ने लिंग के सामाजिक पक्ष को उसके जैविक पक्षों से अलग कर जेंडर के रूप में समझाने का और अध्ययन करने की एक नई शुरुआत की। जेंडर के लिए हिंदी में लिंग भेदभाव का प्रयोग किया जाता है। हम बात करेंगे अन ओकली की, जिनकी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी जो 1973 में पब्लिश हुई। उन्होंने समाजशास्त्र में सेक्स शब्द का महत्व प्रदान करने का उन्हें श्रेय जाता है। उनका कहना है कि सेक्स का तात्पर्य पुरुष व स्त्रियों का जैविक विभाजन से है तथा जेंडर का अर्थ स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व के रूप में समानांतर और सामाजिक रूप में असमान विभाजन से है। अर्थात हम जब सेक्स की बात करते हैं तो केवल मेल और फीमेल के जैविक आधार पर विभाजन की बात करते हैं, लेकिन जब जेंडर की बात करते हैं तो यह जो विभाजन है उसमें कहीं ना कहीं असमानता का भाव समावेश हो जाता है। अर्थात जेंडर की अवधारणा स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक रूप में निर्मित भिन्नता के पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करता है और आजकल जेंडर शब्द का प्रयोग लैंगिक श्रम विभाजन के रूप में भी किया जाने लगा है। 1970 के दशक में लिंग भेद के अध्ययन में समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि लिंग भेद स्त्री व पुरुषों की भूमिका संबंधी विचारों में भिन्न संस्कृतियों के आधार पर अलग अलग दिखाई देता है। अर्थात जिस देश की संस्कृति या जिस सामाजिक व्यवस्था की संस्कृति जैसी है उसके आधार पर स्त्री व पुरुषों की भूमिका संबंधी जो विचारधारा है वो अलग अलग दिखाई देती है। घरेलू श्रम विभाजन संबंधी अध्ययनों में भी स्त्री और पुरुष के बीच काम के विभाजन में बड़ी असमानता स्पष्ट हुई। आप देखते हैं कि हमारे घरों में स्त्रियों के लिए घर की चारदीवारी के अंतर्गत कुछ निर्धारित कार्य निश्चित हैं, वे कार्य पुरुष द्वारा संपादित नहीं किए जाते। ये भारतीय दृष्टिकोण है। सामाजिक जीवन में लिंग भेद के कई स्वरूप नजर आते हैं, जैसे कि घर में लैंगिक श्रम विभाजन, जैसे कि मैंने कहा कि काम अलग अलग बटे हुए हैं। बाजार में, श्रम बाजार में और सामाजिक संगठन में कई पक्षों में भी लैंगिक संबंधों की अलग अलग रचना देखने को मिलती है। लिंग भेद के संबंध में कई सिद्धांत धीरे धीरे सामने आए, लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, जिनमें कुछ अध्ययन जो समाजशास्त्र में बहुत चर्चित रहे हैं। आमूल परिवर्तनवाद या रेडिकल नारीवाद, समाजवादी जिसमें मार्क्सवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद और इसके अलावा आर्थिक महिलावाद और भौतिक महिलावाद जैसी सिद्धांत या महिला आधारित अध्ययन जो लिंग भेद के आधार पर किए गए। हम चर्चा करेंगे कि लिंग भेद का वास्तव में कारण क्या है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, अर्थात हमारे यहाँ परंपरागत समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच जो विभाजन हुआ कि परिवार का मुखिया कौन है, तो पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष जो है वो परिवार का मुखिया है और स्त्री से उसका सोशल स्टेटस ऊंचा है। एक कारण है जहाँ स्त्री और पुरुष के बीच असमानता दिखाई दे।
गरीबी और शिक्षा का अभाव। गरीबी में देखने को मिल रहा है कि अधिकांश स्त्रियाँ, क्योंकि जो गृहिणियाँ हैं उनके काम को क्योंकि वो महत्व नहीं मिलता, इसलिए वे पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, और उस निर्भरता के कारण भी उनमें लिंग भेद दिखाई देता है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है उसका स्टेटस ऊंचा है, जो आर्थिक रूप से अक्षम है उसका स्टेटस जो है वो नीचा है। शिक्षा का अभाव, हम आज वर्तमान में बहुत चर्चा कर रहे हैं बालिका शिक्षा की, लेकिन बहुत से अध्ययन ये बताते हैं कि बालिका की शिक्षा दिया तो जा रहा है या शिक्षा नहीं दिया जाता था, अगर दिया भी जा रहा है तो बहुत सारे लिंग भेद के आधारित जो अध्ययन हुए हैं उसमें ये बात उभर कर सामने आई कि घर में लड़कों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाती है, लेकिन इस लड़कियां जो हैं उन्हें किसी पास के या सरकारी या कम खर्च होने वाली शिक्षा देने का प्रयास जो है घर के सदस्य परिवार के जो पालकगण हैं वो करते हैं। इस तरह से भी हम घर के अंदर लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव करते हैं। महिलाओं का परंपरागत भूमिका के रूप में समाजीकरण, हम देखते हैं कि जब बच्चों का समाजीकरण होता है तो लड़कियों का समाजीकरण एक अलग रूप में होता है और लड़कों का समाजीकरण अलग रूप में होता है। अर्थात लड़कों के कुछ अधिकार और दायरे अलग हैं और लड़कियों के लिए दायरे जो हैं वो अलग हैं। पढ़े लिखे परिवारों में भी एक चीज़ दिखाई देता है कि जैसे कि मैंने बताया लड़के और लड़कियों के बीच जो हम समाजीकरण कर रहे हैं अंतर के आधार पर, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों में खुद भी जागरूकता का अभाव जो है वो नज़र आ रहा है, जिसके कारण भी लिंग भेद जो है वो दिखाई दे रहा है। लैंगिक असमानता के अलग अलग स्वरूप नज़र आ रहे हैं। पहला स्वरूप है मृत्यु दर असमानता। मृत्यु दर असमानता की स्थिति क्या है? अगर हम मृत्यु दर के आंकड़े देखें तो वैश्विक स्तर पर भी ये आंकड़े दिखाई देते हैं कि बालिका मृत्यु दर और महिला या स्त्री मृत्यु दर की संख्या जो है वो ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। जन्म दर में असमानता के संदर्भ में देखिए, खास करके अगर भारतीय दृष्टिकोण में देखें, जहाँ परिवार में लड़कों का महत्व अधिक है या बालक को अधिक महत्व या पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ इस आधुनिक समाज में हम देख रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या की जो प्रवृत्ति लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण बालक जन्म की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बालिका जन्म की संख्या जो है वो लगातार घटती चली जा रही है कन्या भ्रूण हत्या के कारण। मौलिक सुविधाओं में भी असमानता, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी पुरुषों को जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं से कई जगह पर बालिकाओं को वंचित रखा जाता है। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें भी लिंग असमानता जो है वो नज़र आती है। विशेष अवसर की असमानता, बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं कि वो अवसर पुरुषों को तो दिया जाता है या घर में लड़कों को तो दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को वो अवसर से हम वंचित रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कई कारण भी हो सकते हैं। कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिलता है कि स्त्रियों की सुरक्षा का जो भाव है उस भाव के कारण माता पिता लड़कियों को बाहर पढ़ाने भेजने के कारण या दूर पढ़ाने भेजने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन वहीं पर लड़कों को जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी जितना भी खर्च हो, जैसी भी शिक्षा चाहे या जो भी वो पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों की सुविधाएं हम उसे उपलब्ध कराते हैं। यानी कुछ ऐसे अवसर जो लड़कों को मिलते हैं वो लड़कियों को हम उपलब्ध नहीं कराते। व्यावसायिक असमानता, व्यावसायिक असमानता में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे व्यवसाय ये निर्धारित कर दिए गए हैं कि ये व्यवसाय लड़के के हैं और ये व्यवसाय जो हैं वो लड़कियों के, या स्त्री और पुरुष के आधार पर हम व्यवसाय का निर्धारण कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि समाजीकरण की जो प्रवृत्ति है वहाँ पर हम घर के अंदर भी असमानता देखने को मिल रही है। उसका कारण कैसे हो रहा है कि हमने बालिका और बालक के अलग अलग आधार पर उसकी परवरिश की, उसका समाजीकरण किया। घर की महिलाओं के कार्यों को वो महत्व नहीं दिया जा रहा है कि वहीं अगर कामकाजी महिला है वो घर में अगर काम करके आती है तो उसे पारिवारिक समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, लेकिन पुरुष अगर बाहर से आता है तो वह अपनी पत्नी से अपेक्षा करता है कि उसकी समस्त आवश्यकताओं का वह
ध्यान रखें। तो घर के अंदर भी चाहे वो पति पत्नी हो या बेटी हो, उसके साथ कहीं ना कहीं घरेलू असमानता भी नज़र आ रही है। अर्थात हमारे यहाँ असमानता की ये अलग अलग स्वरूप, खास करके भारतीय संस्कृति, जो परंपरागत भारतीय संस्कृति है और समाज है, वहाँ पर ये स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। क्योंकि आप भारत में समाजशास्त्र में विकास के तौर पर इस विषय को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी लिंग भेद और विकास के संदर्भ में। जैसे कि मैंने बताया कि घर के अंदर महिलाएं बहुत अधिक कार्य करती हैं, लेकिन उनके कार्यों को वो महत्व नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। विकास के अर्थशास्त्र में महिलाओं का स्थान केंद्र में है, किंतु वे लिंग के कारण हाशिए पर रह गई हैं। अधिकांश महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन किया ही नहीं जाता या उसके बहुत से श्रम का भुगतान ही नहीं किया जाता। जैसे बार बार ये मुद्दा आता है कि गृहिणियाँ बहुत अधिक कार्य करती हैं, लेकिन घर के चार दीवारी के अंदर उनके किए गए श्रम का कोई भी भुगतान नहीं किया जाता। 1995 के संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास प्रतिवेदन में यह दर्शाया गया कि विश्व अर्थव्यवस्था के लगभग 16 अरब डॉलर की क्षति कार्य के गैर मुद्राकरण के कारण हुई है। इसमें से लगभग 11 अरब डॉलर महिलाओं के हिस्से की है, जबकि अनुभव किया जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक मात्रा में और अधिक समय तक कार्य करती हैं, लेकिन वो तवज्जो नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को भी महत्व नहीं दिया जाता और विकास में उनकी जो भागीदारी है, सकारात्मक भूमिका को भी नज़रअंदाज किया जाता है। परंपरागत भारतीय समाज में व्यवसाय का निर्धारण भी जाति करती है और महिलाओं की स्थिति, हैसियत भी एक जाति से दूसरी जाति में भिन्न है। इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पर उच्च जाति की स्त्रियाँ थीं, उन स्त्रियों को घर के चार दीवारी के अंदर कार्य करने का अधिकार था, लेकिन घर के चार दीवारी के बाहर कार्य करने का अधिकार नहीं था। लेकिन मध्य और निम्न जाति की जो स्त्रियां थीं, वो घर के बाहर निकलकर धन अर्जन करती थी, क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण परिवार के लिए उसे आर्थिक अर्जन करना आवश्यक था। अर्थात महिलाओं की हैसियत भी एक जाति से दूसरी जाति में भिन्न भिन्न रही है। लिंग भेद के आधार पर निर्धारित भूमिकाओं व आर्थिक क्रियाकलापों की जो सांस्कृतिक परिधि है, उसे अब दुनिया भर में महिलाओं ने चुनौती दी है। अब अतीत में पुरुषों के लिए निर्धारित कार्यक्षेत्र अब महिलाओं के लिए प्रतिबंधित नहीं है। अर्थात कि अब जो कार्य, कोई भी ऐसा क्षेत्र, ऐसा कार्य नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि व्यावसायिक असमानता थी, अब वो असमानता खत्म होती नज़र आ रही हैं और ऐसा कोई भी क्षेत्र आज वर्तमान में नहीं रह गया है जिस क्षेत्र में महिलाएं कार्य नहीं कर रही। अर्थात पुरुषों के लिए जो कार्य पहले निर्धारित थे, निश्चित थे, अब महिलाएं उस प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी जाकर कार्य कर रही हैं, परंतु भारत में अभी इसकी स्थिति दूसरे देशों की अपेक्षा कम है। अंत में यह प्रगति समाज व क्षेत्र के आधार पर भिन्न भिन्न भी हो सकती है, जैसे मैंने भारत के संदर्भ में कहा। हम बात करेंगे कि लैंगिक असमानता के खिलाफ कानून एवं समाप्ति के क्या क्या उपाय किए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान स्तर व समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। अनुच्छेद 15 केवल ये लिंग के लिए नहीं है, जाति, धर्म, संप्रदाय सबके लिए है। क्योंकि यहाँ पर मैं लिंग पर बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे खास तौर पर हाईलाइट किया है कि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) जो है, किसी भी राज्य को बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने का प्रावधान देता है या उनसे अधिकार देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाना चाहे तो वे बना सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे संवैधानिक सकारात्मक उपाय बनाए तो गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग है, जिससे आप सब वाकिफ हैं कि महिलाओं की स्थिति और पुरुषों की स्थितियों के बीच लैंगिक भेदभाव किस रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन यह भेदभाव कब खत्म होगा, इसके संदर्भ में मैं अंत में कहना चाहूँगी कि लैंगिक भेदभाव तब बदलेगा
जब पुरुषों की सोच बदलेगी और पुरुषों को महिलाओं को समानता का अवसर देना होगा। उसके साथ एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि पुरुषों की केवल सोच बदलने से लैंगिक असमानता समाप्त नहीं होगी या लैंगिक भेदभाव समाप्त नहीं होगा। साथ ही महिलाओं को भी अपने परंपरागत सोच को बदलना होगा और यह सोच जिस दिन बदलेगी उस दिन हम आधुनिक समाज की ओर हम जाएंगे। ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं तो हम भारत के संदर्भ में ये कल्पना करेंगे कि धीरे धीरे जहाँ लैंगिक असमानता में कमी आ रही है वो असमानता और आने वाले समय में कम होगी या पूर्ण तरह से समाप्त होगी। थैंक यू। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ संपर्क होगा। थैंक यू।